नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर हम यूपीएससी हिंदी प्री स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी पर आधुनिक भारत के इतिहास को करने के लिए जा रहे हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में कल हमने बंगाल का विभाजन और बंगाल के विभाजन के औपचारिक कारण, उसके वास्तविक कारण, उसके बाद बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन तक कर चुके थे। और वहां पर हमने उग्रवादी राष्ट्रवादियों की भूमिका को देखा था। जाहिर सी बात है, मैंने कल आपको स्पष्ट रूप से बात समझाई थी कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन इसलिए किया था ताकि बंगाल में पनपते बढ़ते राष्ट्रवाद को रोका जा सके, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके, राष्ट्रवाद के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी बंगाली भाषी लोगों को दो भागों में, मतलब पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा जा सके। इस क्रम में जब अंग्रेजों ने ऐसा किया और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से जब राष्ट्रवाद बढ़ने लगा, तो उस राष्ट्रवाद को बढ़ने के रोकने के लिए अंग्रेजों ने अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। और इस क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास में एक और पार्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। तो आज हम दो पॉइंट्स को स्पेशली पढ़ेंगे, एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना और एक 1909 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1909। और ध्यान रखना, मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा वो आपको इंटरलिंक करके बताऊंगा ताकि वो चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको पूरा पार्ट एक साथ समझ में आ सके, पूरा पार्ट एक साथ समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग। अब पहला पॉइंट होगा कि मुस्लिम लीग की आवश्यकता ही महसूस क्यों हुई। मुस्लिम लीग की आवश्यकता ही महसूस क्यों हुई, तो इसका उत्तर होगा कि अंग्रेजों ने जब बंगाल को डिवाइड किया, अंग्रेजों ने जब बंगाल को विभाजित किया, तब भारत का एक बहुत बड़ा तबका जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से उसका विरोध किया। अतः स्वदेशी आंदोलन को प्रतिसंतुलित करने के लिए और मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने ही मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं को आगे किया। और इस क्रम में ऐसा माना जाता है कि 1 अक्टूबर 1906 को, ये देखिए आप, 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में, मुसलमानों का एक डेलीगेशन जो था वो आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला। अब आप कहेंगे सर लॉर्ड मिंटो कौन है, तो लॉर्ड मिंटो उस समय का तत्कालीन भारतीय वायसरॉय है। और चूंकि एक प्रकार से शीतकालीन राजधानी शिमला थी ब्रिटिश भारत की, तो वो लॉर्ड मिंटो से वो मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो बेसिकली शिमला में मिलता है। और शिमला में इसी मुलाकात के दौरान लॉर्ड मिंटो और उस मुस्लिम डेलीगेशन के बीच में यह बातचीत होती है कि सबसे पहले आप एक पार्टी स्टैब्लिश कीजिए और उस पार्टी के माध्यम से अपनी मांग रखिए। और ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई नहीं बल्कि करवाई गई थी। और उसमें लॉर्ड मिंटो की भूमिका सबसे आगे थी, यह सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो लॉर्ड मिंटो से जब ये मिला तो उसी दौरान कहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की या पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। अभी पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, सिर्फ आप यहां पर यह समझ लें, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग सीटों की मांग, जिन सीटों पर वोट देने का अधिकार और उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को हो, उसे हम कहेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में
शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और यहां पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की मांग की गई। मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की मांग की गई और कहते हैं कि सबसे पहले पृथक निर्वाचन की मांग भी यहीं पर की गई थी। उसके बाद पहला पॉइंट। दूसरा, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। देखिए, ये ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय बंगाल प्रांत का एक इंपॉर्टेंट सिटी था। और जब अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, दो बंगाल के पार्ट किए, तो ये पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका। तो उस ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो ध्यान रखना, मुस्लिम लीग के संस्थापकों में नाम आएगा आगा खां का, सलीमुल्लाह खान का, वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन का। लेकिन 30 दिसंबर 1906 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उस सम्मेलन की अध्यक्षता वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन के द्वारा की गई। यहां पर यूपीएससी प्री पॉइंट के पॉइंट से ध्यान रखें कि 1 अक्टूबर 1906 में जो डेलीगेशन, मुस्लिम डेलीगेशन लॉर्ड मिंटो से मिला, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा था? तो उत्तर होगा आगा खां। 30 दिसंबर 1906 को जब मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, तब किसकी लीडरशिप में था? तो उत्तर होगा आपका सलीम उल्लाह खां, जो ढाका का नवाब था। और तीसरा, जो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 30 दिसंबर 1906 को हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर होगा वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन के द्वारा की गई थी। और चौथा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई थी? तो उत्तर होगा बंगाल विभाजन के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों के अंदर। उसके बाद आप जानना, जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उस समय मुस्लिम लीग का संविधान तैयार नहीं था। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पार्टी बिना संविधान के, अर्थात हर संविधान का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, हर संविधान की अपनी समिति, हर पार्टी की अपनी समितियां होती है, अपना उद्देश्य होता है, और उसे उस पार्टी का संविधान कहते हैं। लेकिन जिस समय मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन हो रहा है, उस समय उसका संविधान भी तैयार नहीं था। उसका संविधान जो है, मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन कराची में हुआ, वहां पर इसका संविधान तैयार हुआ था 1907 में। और फिर आपको यूपीएससी के पॉइंट से क्वेश्चन ये पूछे कि मुस्लिम लीग के संविधान के आधार पर इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ? तब उत्तर होगा आपका पहला अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आगा खां के द्वारा की गई। जिसकी अध्यक्षता आगा खां, इसको आप चेक करना, आगा खां के द्वारा। ये स्पष्ट रूप से देगा मुस्लिम लीग की स्थापना के समय उसके प्रथम सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग का संविधान तैयार होने के बाद, मुस्लिम लीग का संविधान तैयार होने के बाद अमृतसर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर होगा आगा खां के द्वारा। और एक आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां पर था? तो ध्यान रखना आप लोग, मुस्लिम लीग का मुख्यालय 1906 से लेकर 1910 तक अलीगढ़ में था। मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था, वो 1906 से लेकर 1910 तक अलीगढ़ में था। और उसके बाद मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर 1910 के बाद लखनऊ बन जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लखनऊ जो है बाद में मेन सेंटर बन जाता है किसका? मुस्लिम लीग का। और फिर उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के कि जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उस समय मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्ट क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर मुस्लिम समुदाय का अंग्रेज एक प्रकार से ब्रेन वॉश करते हैं। और अंग्रेज ये कहते हैं कि मुसलमानों, आप तब तक भारत में सुरक्षित है जब तक अंग्रेज यहां पर है, जब तक ब्रिटिश शासन है। जिस दिन ब्रिटिश शासन नहीं होगा, उस दिन आपका उत्पीड़न किया जाएगा बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा। ऐसा कहकर मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश ने डराया और अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत के हिंदू मुस्लिम समुदाय में फूट डालने के लिए और भारतीय सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्होंने
मुस्लिम लीग की न केवल स्थापना की बल्कि मुस्लिम लीग को खिलौना बनाकर उन्होंने अंत तक खेला भी। इसी कहानी को हम भारत विभाजन की कहानी भी कहते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। इसलिए मुस्लिम लीग का पहला ऑब्जेक्ट क्या था? मुस्लिम लीग का पहला ऑब्जेक्ट था भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान बनाना। तो ध्यान रखना, पहला ऑब्जेक्ट होगा भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान बनाना, पहला ऑब्जेक्ट था। दूसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण करना। मुसलमानों की पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण करना, अर्थात जैसे नगर निकाय होते हैं, विधान परिषद होती है प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, वहां पर मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की मांग करना। मुस्लिम समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में सरकारी कवच उपलब्ध करवाना, अर्थात एक प्रकार के आरक्षण की मांग करना। साथ ही साथ मुस्लिम लीग का एक ऑब्जेक्ट यह भी था कि मुस्लिम लीग भारत में कांग्रेस को प्रतिसंतुलित भी करे। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसके बाद मुस्लिम लीग का सम्मेलन भी हर वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होता था और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता था। यह जानबूझकर दिसंबर की डेट इसलिए रखी गई ताकि कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान जो मुस्लिम लीग को नहीं मानते थे वो कांग्रेस वाली बैठक में भाग नहीं ले सके। मतलब अधिकतम मुसलमान यहीं आए। लेकिन यहां पर भारत के मुस्लिम समुदाय की इस मामले में थोड़ी बड़ाई करनी होगी कि 1937 तक भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वो भाव कभी नहीं दिया जो उसने सोचा था, बल्कि भारत का मुस्लिम समुदाय जो था वो उस पार्टी के साथ था जो सांप्रदायिक बातें नहीं करती थी। जैसे बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और भारत के बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी। इस मुद्दे को मैं उस समय तत्कालीन भारत के मुसलमानों की एक समझदारी कहूंगा कि उन्होंने मुस्लिम लीग के बजाय उन पार्टियों को चुना जो उनके डे टू डे के हितों की बात करती थी। हालांकि यहां पर यह ध्यान रहे कि मुस्लिम लीग ने अपनी स्थापना के समय किसी पृथक राष्ट्र की मांग नहीं की है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि भारत में अगर भारत विभाजन के बीज सबसे पहले कहीं बोए गए तो बंगाल विभाजन में बोए गए, और उस वट वृक्ष को बड़ा करने के लिए, उस बीज को अंकुरित करने के लिए जिस माली की स्थापना की गई उस माली के रूप में भूमिका अदा की मुस्लिम लीग ने। तो यहां पर यह बिंदु आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन यह भी पूछा गया कि मुस्लिम लीग का पूरा नाम क्या था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी स्थापित की गई थी, ब्रिटेन के अंदर, ताकि ब्रिटिश सरकार के समक्ष ब्रिटेन के अंदर ही मुस्लिम समुदाय के हितों को सुरक्षित किया जा सके, वहां पर मांगे रखी जा सके। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में स्थापित की गई थी, उस ब्रांच के अध्यक्ष अमीर अली थे। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। अभी मैं मुस्लिम लीग के बारे में बहुत पढ़ना है, क्योंकि मुस्लिम लीग के बिना आधुनिक भारत का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आगे चलकर जो पाकिस्तानी आंदोलन चलेगा और किस प्रकार 1937 के अंदर मुस्लिम लीग चुनाव हारेगी और किसी प्रांत में जब वो सरकार नहीं बना पाएगी, तो मुस्लिम लीग उसी समय द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत करेगी, टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी का मतलब होगा हिंदू और मुस्लिम न केवल दो अलग अलग समुदाय हैं, बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और दो राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते। ये बात कब कहेगा मुस्लिम लीग? 1937 के चुनावों के बाद, और इस सिद्धांत प्रस्तुत किया जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो लेकिन हम उस पार्ट को उन्हीं परिस्थितियों में समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
आगे चलकर पाकिस्तानी आंदोलन भी चलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अभी मुस्लिम लीग उतनी सांप्रदायिक नहीं है जितनी वो आगे बनेगी। वो कैसे बनेगी उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी केवल आप इतने पॉइंट्स ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी हमेशा दिसंबर के महीने में होता था। तो ये पॉइंट्स के बाद अब हम आगे बढ़े, तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, उस नेक्स्ट पॉइंट को समझें उससे पहले आप देखिए कि भारत में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तो जाहिर सी बात है ये जो बंगाल था, इस बंगाल को उन्होंने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में डिवाइड किया। ये सपोज कीजिए आप, ये पश्चिम बंगाल है और ये जो पार्ट है, जो पूर्वी पार्ट है, इसको हम कहेंगे पूर्वी बंगाल। ये पार्ट था पूर्वी बंगाल, जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, तो मैंने यहां पर लिखा पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। और जब विभाजन किया गया तो इस विभाजन का जबरदस्त विरोध हुआ, और जब विरोध हुआ तो उसी को हम कहते हैं बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, जो हमने कल पढ़ा था। अब अंग्रेज उसको काउंटर करेंगे। काउंटर करने के लिए अंग्रेज हमेशा इस प्रकार की रणनीति से काम लेते थे ताकि भारत में वे बिना युद्ध किए और बिना कोई बड़ा हंगामा किए इजीली भारत में शासन कर सके। अब उनको आप देखिए कि भारत में जब वो शासन करेंगे, जब भारत में अगर ब्रिटिश को शासन करना है, तो भारत में ब्रिटिश को शासन करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि परिस्थितियां क्या है। परिस्थितियां ये है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवाद कम होने के बजाय और तेज गति से बढ़ा, इसलिए राष्ट्रवाद को कुचलना जरूरी था। साथ ही साथ 1906 में जिस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उस मुस्लिम लीग ने कहा कि हम ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहेंगे। अब ब्रिटिश शासन के प्रति मुस्लिम लीग तभी निष्ठावान रहेगी जब मुस्लिम लीग को अंग्रेज कुछ देंगे या मुस्लिम समुदाय को कुछ देंगे। तीसरा, 1896 से लेकर 1900 के बीच में जो अकाल पड़े, उसका असंतोष अब भी था। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का प्रभाव भी था। 1892 के एक्ट से लोग संतुष्ट भी नहीं थे, इसमें सुधार जरूरी था। इसलिए अकाल, प्लेग, बढ़ते राष्ट्रवाद, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, शिक्षित भारतीयों में बढ़ते असंतोष, इन सब को देखते हुए अंग्रेज फिर एक एक्ट को लेकर आ रहे हैं। उस एक्ट को इतिहास में 1909 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उस एक्ट को हम क्या कहेंगे? 1909 का अधिनियम। लेकिन जब ब्रिटिश संसद 1909 का अधिनियम पास करेगी, तो उससे पहले कम से कम यह देखेगी कि हमें इस अधिनियम के माध्यम से भारत में सत्ता को कैसे मजबूत करना है, हमें किस प्रकार किसको अपने पक्ष में करना है। तो देखो आप, अगर यहां पर ये ब्रिटिश शासन है और ब्रिटिश शासन को अगर किन्हीं दो में से एक को छांटना हो, ब्रिटिश शासन को अगर दो में से एक को छांटना हो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर उन्हें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर से किसी एक को चुनना हो, तो जायज सी बात है ब्रिटिश शासन अपने प्रथम चुनाव में प्रथम विकल्प के रूप में किसका चयन करेगी? तो उत्तर होगा मुस्लिम लीग। इसलिए 1909 के अधिनियम में अगर कुछ विशेष प्रावधान किसी समुदाय के लिए होंगे तो वो मुस्लिम समुदाय के लिए होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानती थी। दूसरा, अब कांग्रेस की ओर चलें। कांग्रेस के अंदर भी बंगाल विभाजन के बाद और सूरत विभाजन के बाद दो धड़े उभर के सामने आए थे पूरी तरह से।
एक का नाम हो गया उदारवादी और एक का नाम हो गया उग्रवादी राष्ट्रवादी। उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी। अगर कांग्रेस को इन दोनों धड़ों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है उदारवादी धड़े को पकड़ेगी, क्योंकि उदारवादी उग्रवादियों की तुलना में कम खतरनाक थे। इसलिए उदारवादी उस समय जो मांगे रख रहे थे कि भारत में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए, प्रांतीय विधान परिषदों का भी विस्तार किया जाए, उस मांग को अंग्रेज स्वीकार कर लेंगे। तो पहली बात, ब्रिटिश शासन को अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो चुनेगी वो मुस्लिम लीग को। और कांग्रेस में भी दो धड़े हैं, उदारवादी और उग्रवादी, इन दोनों में से चुनना हो तो चुनाव करेगी किसका? उदारवादियों का। इसलिए 1909 का जो अधिनियम आएगा उस अधिनियम में वो मांगे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली जाएगी, या तो उदारवादियों की थी या फिर मुस्लिम लीग की थी। तो ये मैंने बहुत सूक्ष्म चीजें आपको बताने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले हम ये देखें कि 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम आधुनिक भारत के इतिहास में और भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यही वो अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में पहली बार स्पष्ट रूप से केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यही वो अधिनियम था जिसके द्वारा पहली बार वायसरॉय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को रखा गया, अर्थात पहली बार जो उदारवादियों की मांग है कि शासन में भारतीयों को भागीदार बनाया जाए, उसको स्वीकार किया गया। यही वो अधिनियम था जिसके द्वारा भारत परिषद, जो भारत सचिव की परिषद थी, उस परिषद में भी जो लंदन में थी उसमें भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया। 1892 के एक्ट के द्वारा जो आया था उसके द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस 1909 के अधिनियम के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। तो ऐसे कौन कौन से बिंदु थे और आपके यूपीएससी पॉइंट से प्री में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, उसको हम देखें 1909 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम हम देखें तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट जब लें तो आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट ले तो आप देखिए सबसे पहले 1909 का जो अधिनियम था, उस 1909 के अधिनियम का वास्तविक नाम भारत परिषद अधिनियम 1909 था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, भारत परिषद अधिनियम 1909 था। और ध्यान रखना, इसे किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम था मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मार्ले सुधारों के नाम से इसको जाना जाता है। मिंटो मार्ले सुधारों के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां पर मिंटो मार्ले सुधारों का मतलब क्या होगा कि उस समय तत्कालीन भारतीय वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, और मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे। उन दोनों ने चूंकि इसकी रिपोर्ट को तैयार करने में अहम रोल अदा किया था, इसलिए इसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मिंटो मार्ले सुधार या मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर मिंटो जो है तत्कालीन भारतीय वाइसरॉय है और मार्ले जो है वो भारत सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछे, पहला इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा लोकप्रिय नाम मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा किस समिति की सिफारिश पर 1909 का अधिनियम आया था। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की समीक्षा करने और भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में किस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता है, इसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी उसे कहते हैं अरुंडेल कमेटी। उसी अरुंडेल कमेटी की सिफारिश के ऊपर भी 1909 का अधिनियम आया था। इसी प्रकार हम ध्यान रखेंगे कि जो
1909 का अधिनियम था। उस 1909 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे? तो 1909 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो थे वो देखा। सबसे पहले 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान मंडल का विस्तार कर दिया गया। इसके द्वारा केंद्रीय विधान मंडल का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान मंडल, जैसे आप देखिए आज की तारीख में आप भारत में देखोगे तो भारत में आज की तारीख में संसद भी है और सरकार भी है। तो उस समय अगर हम देखें तो ब्रिटिश भारत की बात करें तो उस ब्रिटिश भारत में आज की संसद तो हमारी द्विसदनीय है, लेकिन उस समय की संसद द्विसदनीय नहीं थी बल्कि एक सदनीय थी। और उस एक सदन का नाम रखा गया केंद्रीय विधान परिषद। उसका नाम रखा गया केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उस समय की जो सरकार थी, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, उस समय की जो भारत सरकार थी, ध्यान रखना वो भारत सरकार कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। भारत सरकार कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, बल्कि जो भारत सरकार थी वो बेसिकली कौन थी? तो यहां उत्तर होगा वायसरॉय एवं उसकी कार्यकारिणी। वायसरॉय एवं उसकी कार्यकारिणी। तो ध्यान रखना आज की तारीख में जो सरकार बनती है वो सरकार तो बेसिकली आज जो सरकार बनती है वो तो हमारी संसद से बनती है, लेकिन उस समय चूंकि चुनी हुई संसद तो थी नहीं इतनी ज्यादा, तो उस समय जो था वो बेसिकली ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी, यहां पर भी बहुत सारे मनोनीत सदस्य थे और ये तो पूरी की पूरी मनोनीत होती थी। वायसरॉय एवं उसकी कार्यकारिणी। वायसरॉय उसकी कार्यकारिणी में टोटल मेंबर जो थे वो थे 1+8। 1+8 = 9। यहां पर ये ध्यान रहे कि ये चुनी भी नहीं थी। यहां पर ये ध्यान रहे कि ये चुनी हुई नहीं थी बल्कि पूरी की पूरी मनोनीत थी। तो यहां पर इसको आप देखें। और केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60। या मैं एक चीज ये कहूं कि केंद्रीय विधान परिषद में टोटल मेंबर कितने थे? 69। तो यहां पर 69, कई बुक्स में 60 लिखा होगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो 9 सदस्य थे जो वायसरॉय की कार्यकारिणी के थे, ये यहां पर इसके पदेन सदस्य हुआ करते थे। एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब जो यहां होगा वो यहां भी होगा, तो पदेन सदस्य। अतः जो रियल संख्या थी, अतः वास्तविक संख्या जो थी केंद्रीय विधान परिषद की, वो वास्तविक संख्या बेसिकली थी 60। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि 69 = 60 + 9। 60 + 9 का मतलब क्या होगा? 60 तो होंगे केंद्रीय विधान परिषद के और 9 होंगे वायसरॉय की कार्यकारिणी के। इस प्रकार टोटल होंगे 60। और ये जो 60 थी उसके फिर 2 होंगे 32 और इसके होंगे 28 और 32। अब जो 28 होंगे ये तो थे मनोनीत, 28 तो होंगे मनोनीत और 32 जो होंगे वो होंगे निर्वाचित। 32 जो होंगे वो होंगे निर्वाचित। 28 और 32 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। तो यहां पर आपसे पूछे 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी की गई? तो उत्तर होगा 60। कुल कितने होंगे? तो 60 + 9। ये 9 कौन है? ये वायसरॉय की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वायसरॉय प्लस उसकी कार्यकारिणी के सदस्य भी यहां पर आकर बैठते थे। तो ये पदेन मेंबर हो गए। ये जो यहां होगा वो यहां पर हो गए होगा। तो एक बार आप इसकी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये इसमें आएगा। अब इसके आगे हम देखें, तो आपको कई जगह पर, यहां पर जहां मैंने 28 लिखा है वहां पर आपको मिलेगा 37। जहां मैंने 28 लिखा वहां मिलेगा 37। क्यों? क्योंकि अगर आप इस 9 को यहां पर और जोड़ दो, क्योंकि ये भी मनोनीत है, तो 9 और 8 37। लेकिन हकीकत में केंद्रीय विधान परिषद में 60 मेंबर थे। उन 60 में 28 मनोनीत थे और 32 जो है, यहां मैंने ये बताना चाहूंगा कि जो 28 है वो थे शासकीय, 28 शासकीय और 32 होंगे गैर शासकीय। शासकीय मतलब गवर्नमेंट
उस समय आईएएस अधिकारियों को भी यहां पर भेज दिया जाता था मनोनीत करके। तो शासकीय और गैर शासकीय। अब जो 32 थे, उस 32 में फिर 5 जो थे वो थे मनोनीत और 27 जो थे वो थे निर्वाचित। 27 जो थे वो निर्वाचित थे। और ये जो 27 थे, इस 27 में यहां से 5 सीटें जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व कर दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित कर दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित कर दी गई। तो एक बार मैं आपको वापस थोड़ा बताना चाहूंगा कि 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान मंडल, जो उस समय एक सदनीय था, उसे एक सदनीय बनाए रखा गया। उसका नाम रखा गया केंद्रीय विधान परिषद। उस केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया, 60। अब उस 60 के अंदर, उस 60 के साथ साथ जो वायसरॉय की कार्यकारिणी के मेंबर थे वो भी इसमें आकर बैठते थे। तो 60 + 9 हो गए 69। तो कई जगह लिखा होगा 69, लेकिन आपसे पूछे कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 60। कितने पदेन सदस्य आके बैठते थे, तो 9। ये 9 कौन थे? वायसरॉय और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। तो यहां पर अब जो केंद्रीय विधान परिषद के 60 सदस्य हैं, उस 60 के 2 पार्ट है, 28 और 32। 28 होंगे शासकीय मतलब सरकारी वर्ग की ओर से, और 32 जो होंगे वो होंगे गैर शासकीय वर्ग से। अब जो शासकीय हैं ये कैसे आते थे? तो ये बेसिकली होते थे मनोनीत। ये सब के सब नॉमिनेट मतलब सरकार के द्वारा नॉमिनेट और अपॉइंटेड होते थे। जबकि आप देखोगे ये 32 जो है, इस 32 में 5 फिर मनोनीत है और बच गए 27। वो 27 निर्वाचित होंगे, 27 इलेक्टेड है। वो जो 27 इलेक्टेड होंगे, उस 27 में से कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 5 सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित कर दी गई। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 6 सीटें रिजर्व कर दी गई। तो एनसीईआरटी के अंदर अलग है और बीएल ग्रोवर की बुक में अलग है। ये आप लोग ध्यान रखते हैं इफेक्ट का। कई जगह 5 है, कहीं पर 6। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या कि पहली बार किस समुदाय के लिए केंद्रीय विधान परिषद में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की गई? तो आपका उत्तर होगा मुस्लिम समुदाय के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अंग्रेजों ने यह जरूर कहा कि सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। यह जरूर कहा कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन आप अगर हकीकत देखोगे तो 28 मनोनीत, 5 मनोनीत, 28 और 5 33, और ये भी 9 भी मनोनीत। तो अधिकांश मेंबर तो मनोनीत थे, और जो मनोनीत थे वो बेसिकली अंग्रेजों के ही आदमी हुआ करते थे, या वो भारतीय हो सकते थे। और अंग्रेज अगर वो भारतीय होता था, वो भारतीय था जो अंग्रेजों के हित की बात करता था, या अंग्रेजी हितैषी था, या अंग्रेजी समर्थक था। तो ये पॉइंट सबसे पहले मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब उसके बाद आप देखिए कि इसी प्रकार उस समय के जो प्रांत थे, उन प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी विस्तार किया गया। यह संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी, इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं होगा। इसके अलावा जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो प्री एग्जाम में पहले पूछ लिए गए हैं, वो कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपसे ये पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा वायसरॉय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय सदस्य का प्रावधान किया गया? तो उत्तर होगा पहली बार 1909 के अधिनियम के द्वारा एक भारतीय सदस्य का प्रावधान वायसरॉय की कार्यकारिणी में किया गया, और ये पहला सदस्य था एसपी सिन्हा। ये पहला मेंबर था एसपी सिन्हा, मतलब वायसरॉयज एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक इंडियन मेंबर को भी रखा गया। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में ब्रिटिश काल में वायसरॉय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो उत्तर होगा
एसपी सिन्हा, और एसपी सिन्हा का पूरा नाम होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये जो चीज मैंने यहां बनाई, ये चीज यहां भी है, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हो। और एसपी सिन्हा का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे कि एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें वायसरॉय की कार्यकारिणी में रखा गया, या इसको ये भी कह सकते हैं कि 1909 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अब वायसरॉय की कार्यकारिणी में कम से कम एक भारतीय सदस्य होगा, और वो पहला भारतीय जो वायसरॉय की कार्यकारिणी का मेंबर बना उसका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। अब उसके आगे हम चले। आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ा पद था वायसरॉय। कब से? 1858 के बाद से, जो 1858 का अधिनियम आया था वहां से वायसरॉय भारत में सबसे बड़ा पद था। और भारत के बाहर भारत से संबंधित सबसे बड़ा पद था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। उस भारत सचिव की सहायता के लिए ब्रिटेन के अंदर लंदन में भारत परिषद हुआ करती थी। उस परिषद में टोटल 15 मेंबर थे। उनमें पहली बार 1909 के अधिनियम के द्वारा 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी में कि वो 2 भारतीय कौन थे जिनकी नियुक्ति भारत परिषद में 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तब फिर आपका उत्तर क्या होगा? फिर आपका उत्तर होगा, फिर इस स्थिति में आपका उत्तर होगा, वे 2 भारतीय थे जो भारत परिषद, और कहां थी ये? लंदन में। किसकी सहायता के लिए? भारत सचिव की सहायता के लिए। उसमें 2 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया। ये 2 भारतीय सदस्य थे, एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 ऐसे मेंबर थे जो 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद के सदस्य बने। वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े कि 1909 के अधिनियम का सबसे विवादित बिंदु क्या था? 1909 के अधिनियम का सबसे विवादित बिंदु क्या था? तो सबसे विवादित बिंदु था कि 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत 5 सीटें, और कई लिखा हुआ है 6 सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की गई। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, जिसको हम पृथक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं, यह सबसे ज्यादा विवादित थी। और इतनी विवादित थी ये इतना जबरदस्त बिंदु था कि पूरा का पूरा 1909 का अधिनियम अलग साइड में और ये एक बिंदु अलग साइड में। क्या था ये? देखो, जैसे मान लीजिए कि ये 5 सीटें आज की तारीख में भारत में एससी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। ये 5 सीटें आज की स्थिति बताता हूं। आज मान लीजिए कि 4 सीट भारत में या 5 सीट एससी समुदाय के लिए आरक्षित है, 5 सीट। तो इसका मतलब होगा कि इन 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार, यहां पर जितने भी उम्मीदवार होंगे वो उम्मीदवार खड़ा होने का अधिकार एससी का होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको होगा। यदि कोई सीट आरक्षित किसी समुदाय विशेष के लिए की जाए तो उस सीट पर उम्मीदवार बनने का अधिकार उस संबंधित समुदाय को ही होगा, परंतु वोटिंग का अधिकार सबको होगा। तो उसको हम कहते हैं सामान्य आरक्षण प्रणाली, जनरल रिजर्वेशन सिस्टम, जो आज है एससी और एसटी के लिए भारत में। लेकिन वो क्या था? उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए ये 5 सीटें, अगर ये 5 सीट मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की गई 1909 के अधिनियम के द्वारा, कि इन 5 सीटों से मुस्लिम आएंगे, तो मतलब क्या होगा कि इन 5 सीटों पर
उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय के पास होगा। यहां तक कि इन 5 सीटों पर वोटिंग का अधिकार भी केवल मुस्लिम समुदाय को होगा। मान लीजिए यहां पर कोई हिंदू समुदाय है, हिंदू वोटर्स हैं, तो उन हिंदू वोटर्स को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। आप सोचिए कि अगर यहां पर ये एम सीट मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित है तो मुसलमान ही खड़ा होगा, और वोट चाहे हिंदू करे और चाहे मुस्लिम करे, जीतेगा फिर भी मुसलमान। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर जड़वत फूट डालने के लिए यह प्रावधान किया गया कि इन 5 सीटों पर या 6 सीटों पर जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो भी मुसलमान होगा, और वोटिंग का अधिकार भी केवल मुस्लिम समुदाय के पास में होगा। इस प्रणाली को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसमें धार्मिक आधार पर वोटर्स में विभेद किया गया, इसलिए इसे सांप्रदायिक कहते हैं। क्योंकि इसमें वोटिंग का अधिकार केवल धर्म विशेष को था, इसलिए इसे सांप्रदायिक कहते हैं। इसमें बहुसांस्कृतिक समाज में फूट डालने का प्रयास किया गया, इसलिए इसे सांप्रदायिक कहते हैं। तो फिर एक बिंदु आपके पास में अब उठेगा, और वो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? वो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जैसे यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है उसको बेसिकली एक कानून के माध्यम से जगह दी गई है। मतलब भारत में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसके लिए मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई, वो जो सीटें आरक्षित की गई वो एक कानून के माध्यम से की गई। इसलिए आपसे पूछे कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक सांप्रदायिकता को जगह दी गई, लीगल कम्युनलिज्म को जगह किसके द्वारा दी गई? तो उत्तर होगा 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता का प्रावधान कर दिया गया। लीगलाइज कम्युनलिज्म होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अंग्रेजों को भारत में राज करना था, इसलिए फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की। उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होने का और वहां पर वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय के पास था, और ये सीटें वो थी जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। लेकिन जो भी हो, ये प्रावधान सही नहीं था। तो आपसे पूछिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जगह दी गई? तो उत्तर होगा 1909 का अधिनियम। और क्योंकि ये अधिनियम किसके समय आया? लॉर्ड मिंटो के समय। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में किस वाइसरॉय को भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता का फादर कहा जाता है? भारत में फादर ऑफ लीगलाइज कम्युनलिज्म, भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप बहुत बेहतर तरीके से यहां पर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहीं से कुछ और प्रश्न भी पूछे गए, जैसे जब लॉर्ड मिंटो ने खुद ने यह काम किया कि उसके कार्यकाल में भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता को जगह दी गई, तो खुद लॉर्ड मिंटो लिखता है कि हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से नाग के दांत बोने जा रहे हैं। नाग मतलब सांप, नाग के दांत बोने जा रहे हैं, जिसके परिणाम भयानक होंगे। मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाने वाले लॉर्ड मिंटो को भी इस बात का पता था कि जो प्रावधान वो करने के लिए जा रहा है उसके परिणाम अत्यंत घातक होंगे। इसलिए आपसे अगर ये पूछे निम्नलिखित में से ये किसने कहा,
इन्वर्टेड कॉमा में होगा, हम नाग के दांत बोने जा रहे हैं जिसके परिणाम अत्यंत खतरनाक होंगे, तो उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो। दूसरा आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किसने 1909 के अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी कहा? चंद्रमा की चांदनी कहा, तो उत्तर होगा फिर आपका चंद्रमा की चांदनी किसने कहा? तो कहा मजूमदार ने। प्रसिद्ध इतिहासकार मजूमदार ने इसे चंद्रमा की चांदनी कहा। किसको? 1909 के अधिनियम को या मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स को। उसके बाद में आपसे पूछे कि गांधी जी ने 1909 के अधिनियम के बारे में क्या कहा? तो गांधी ने कहा कि इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से भारत का सर्वनाश कर डाला। भारत का सर्वनाश कर डाला। ये बात किसने कही? तो ये होगा उत्तर गांधी जी के द्वारा। ये बात गांधी जी ने कही थी कि इसने सर्वनाश कर डाला। ये किसने कहा कि 1909 के अधिनियम ने बढ़ते प्रजातंत्र को ही मार डाला? ये किसने कहा कि 1909 के अधिनियम ने बढ़ते प्रजातंत्र को ही मार डाला? बढ़ते प्रजातंत्र को ही मार डाला। तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने ये बात कही थी। तो ये बिंदु आप लोग ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि 1909 के अधिनियम का मूल ऑब्जेक्ट क्या था? तो उत्तर होगा भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने के लिए। जैसे जब कभी दूध उफन रहा हो तो उफनते दूध में अगर हम कुछ बूंदे पानी की डाल दें तो उफनता हुआ दूध नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही उस उफनते राष्ट्रवाद के अंदर इन्होंने जहां एक और कुछ सुधारवादी कदम उठाकर भारत में पनपते बढ़ते असंतोष को कम करने का प्रयास किया, राष्ट्रवाद को कम करने का प्रयास किया, वहीं स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जैसे आंदोलन के माध्यम से बढ़ रही हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सहारा लेकर भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की जड़ों को ही हिला दिया। या मैं ये कह सकता हूं कि 1909 के अधिनियम में जिस विष के बीज बोए गए उसके परिणाम, उसके फल 1947 में देखने को मिले जब भारत का विभाजन हो गया। तो ये पॉइंट भी आपको आना चाहिए। अब ये तमाम बिंदु करने के बाद हम आगे बढ़ें और एक पॉइंट और देखें। और आपसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछे, आपके सामने अगर ये प्रश्न आए, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मिंटो मार्ले सुधारों ने भारतीय समस्याओं का न तो हल किया, भारतीय समस्याओं का न तो हल किया और न ही कर सकते थे। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी मेंस में पूछा गया है और यूपीएससी मेंस में जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर यहां पर क्या होगा, तो ये यहां पर बिंदु देखने वाला है। क्वेश्चन आपके पास में है कि मिंटो मार्ले सुधारों ने भारतीय समस्याओं का न तो हल किया और न ही कर सकते थे। इसमें 90% स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि आपको जब आप मुख्य परीक्षा के हिसाब से लिखोगे तो सबसे पहले इस प्रश्न को 3 भागों में तोड़ोगे और वो 3 पार्ट जो है वो पहला पार्ट है मिंटो मार्ले सुधार, एक, दूसरा भारतीय समस्याओं को न तो हल किया, ये हो जाएगा आपका दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट होगा न ही कर सकते थे,
ये होगा तीसरा पार्ट। मतलब जब कोई प्रश्न आपको समझ में न आए तो उस स्थिति में आपका पहला नैतिक दायित्व होगा कि उस प्रश्न को आप तोड़ दीजिए, और जितना आप अच्छा तोड़ेंगे और तोड़कर जोड़ेंगे उससे बेहतर उत्तर नहीं होगा। जैसे सबसे पहले यहां लिखा हुआ है, मिंटो मार्ले सुधारो ने भारतीय समस्याओं का न तो हल किया और न ही कर सकते थे। जैसे नोटबंदी के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान नहीं किया। तो जब सुधार है तो समस्याओं का सुधार हल क्यों नहीं होगा? एक प्रकार का कमेंट हो गया ये नेगेटिव। यहां लिख रहा है सुधार और यहां लिख रहा है समस्या। या तो ये समस्या नहीं है या फिर ये सुधार नहीं है। तो सबसे पहले आप हल्का सा एक स्टार्टिंग करेंगे यहां पर 1909 के अधिनियम की, और कुछ पॉइंट्स यहां पर बता दोगे। कैसे? मैं बता दूंगा। मिंटो मार्ले सुधार अर्थात 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में विस्तार ब्रैकेट में 60, निर्वाचित भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी, वायसरॉय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय सदस्य को शामिल करना, कोमा भारत परिषद में भी 2 भारतीयों को शामिल करना, कोमा भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, कोमा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार एवं उनको भी अधिकार देना जैसे अनेक सुधार किए गए। अब पैरा चेंज करना। परंतु सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो इसने तत्कालीन भारतीय समस्याओं का समाधान नहीं किया। तो फिर हमें यह पता होना चाहिए ना कि उस समय समस्या थी क्या? तो जाइए वापस पीछे। समस्या थी, उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने प्रोग्राम रखा था, स्वराज की स्थापना की जाए, स्वदेशी की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय कला और संस्कृति की स्थापना की जाए, भारतीयों को सत्ता में भागीदारी दी जाए, निर्वाचित भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो आप लिखोगे, परंतु सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो तत्कालीन भारत की समस्याएं जैसे स्वराज की मांग, स्वदेशी की मांग, कला और संस्कृति पर बल देना, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना, बंगाल विभाजन को रद्द करना जैसी समस्याओं का समाधान इसने नहीं किया। फिर तीसरा पैरा आएगा। तीसरा पैरा क्या आएगा? न ही कर सकते थे। तो ये बहुत अच्छा समझने वाला बिंदु है, न ही कर सकते थे। तो फिर लिखेंगे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत एक उपनिवेश का हमेशा एक गृह राज्य अर्थात ब्रिटेन के हित में शोषण किया जाता था। इस स्थिति में औपनिवेशिक शासन में यह कभी भी संभव नहीं था कि गृह राज्य उपनिवेश को स्वदेशी और स्वराज सौंप दे। इसलिए तत्कालीन औपनिवेशिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे भारतीय समस्याओं को हल नहीं कर सकते थे। अब आप देखिए, जितना अच्छा तोड़ेंगे आप उतना ही अच्छा जोड़ेंगे। तो ये उत्तर आपका इस रूप में आएगा। अब हम उसके आगे चलें। और एक बहुत पहले जो अब की क्लास रिपीट पे हो सकता है आपके एग्जाम में, और वो क्वेश्चन था 1909 के सुधारों में। 1909 के सुधारों ने भारत की निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर एक मूलभूत समस्या और विवाद का आधार समाविष्ट कर दिया
और यहां लिख दिया स्पष्ट कीजिए, और स्पष्ट करने के लिए आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे तर्क। तो यहां पर जब आप तर्क प्रस्तुत करोगे, तो आप देखोगे 1909 के सुधारों ने एक पार्ट आपने इसको यहां से लिया, 1909 के सुधारों ने, तो शुरुआत आप 1909 के अधिनियम से कर लेंगे। भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर, भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर एक मूलभूत समस्या और विवाद का आधार समाविष्ट कर दिया था। आपने इस क्वेश्चन को 4 भागों में डिवाइड किया, और वो 4 पार्ट जो है, जो आप देखोगे, पहला 1909 के सुधार, दूसरा भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर, तीसरा एक मूलभूत समस्या, और चौथा विवाद का आधार समाविष्ट कर दिया था। और स्पष्ट करना है, स्पष्ट करने के लिए आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे तर्क। इसमें बहुत गहन विश्लेषण की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और जो इस प्रकार के उत्तर लिख के आते हैं, आप लोग ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का उत्तर लिखते हैं तो लड़के पास नहीं होते हैं। इसका उत्तर लिखने वाले पास नहीं होते हैं, इसका उत्तर लिखने वाले यूपीएससी को टॉप करते हैं। जो इतने कठिन प्रश्न को उठाएगा, मेरा अपना निजी अनुभव कहता है कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करके आए, और आज वो हाईएस्ट रैंक पर है। रीजन क्या हुआ? उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया उसका, और उस एक प्रश्न के दम पर एग्जामिनर के पास एक बेहतरीन सकारात्मक संदेश गया कि इस लड़के की विश्लेषणात्मक क्षमता शानदार है। देखो, सबसे पहले जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो एक तो थोड़ा सा आपको 1909 के सुधारों के बारे में लिखना है कि 1909 में कौन कौन से सुधार किए गए थे। जैसे मैं यहां बोल दूं, आपको बहुत कम से कम शब्दों में लिखना है। जैसे आप लिखोगे 1909 के मिंटो मार्ले सुधारों के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या का विस्तार करते हुए उसे 60 करना, वायसरॉय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति, भारत परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति, भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर व्यापक बहस करने का अधिकार, पहली बार व्यापक स्तर पर निर्वाचित भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी जैसे अनेक सुधार किए गए। परंतु इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रवेश कराया गया, जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष सीटें आरक्षित की गई, और उसमें उन सीटों पर वोट देने का अधिकार और उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को था। यही इस अधिनियम का सबसे विवादित बिंदु था। इस कारण इसने आगे आने वाले प्रत्येक अधिनियम में संशोधन का आधार समाविष्ट कर दिया कि आगे चलकर संशोधन करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसने एक मूलभूत समस्या और विवाद का आधार भी समाविष्ट कर दिया। जैसे अब यहां पर सबसे पहले हम देखें कि भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन का मतलब क्या हुआ कि 1909 और 1909 के बाद में जो अधिनियम आएगा वो था 1919, और 1919 के बाद में जो अधिनियम आया वो होगा 1935। तो इसका मतलब आने वाले हर अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। और संशोधन क्या है? तो आप सबसे पहले हम ये देखें कि पहला पॉइंट ये लें हम कि विवाद का आधार क्या है। विवाद का आधार, पहले हम इसको लें, विवाद का आधार।
तो इसमें लिखेंगे 1909 के अधिनियम में जब एक अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत प्रत्यक्ष सीटें दी, तो इसने विवाद का आधार पैदा कर दिया। अर्थात आगे चलकर अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी इसकी मांग करने लगे। जैसे 1919 के अधिनियम के द्वारा जब वो मांग करने लगे, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाइयों, सिखों, यूरोपियन को भी मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक सीटें दी, क्योंकि ये दावा करने लगे कि हम भी तो अल्पसंख्यक हैं। अर्थात जब एक अल्पसंख्यक समुदाय को सीटें दी गई, तो ये विवाद पैदा हो गया कि अन्य को भी दिया जाए, और ये पूर्ति आगे चलकर की गई। और यहां तक कि 1935 तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों ने फिर फूट डालो और राजगृह की नीति के तहत मैकडोनाल्ड प्रस्ताव दिया गया, जिसके द्वारा दलित समुदाय को भी पृथक समुदाय मानने का प्रयास किया गया। हालांकि पूना समझौता के द्वारा उसको टाल दिया गया, लेकिन फिर भी एक विवाद पैदा हुआ था और फिर दलितों को भी सीटें आरक्षित की गई। हालांकि दलितों को सीटें फिर बाद में सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत दी गई। तो एक तो इसका उत्तर हो गया। विवाद का आधार क्या था? जब एक अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया, तो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी इसकी मांग करने लगे। और फिर एक और होगा कि मूलभूत समस्या क्या पैदा हुई। मूलभूत समस्या, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस मूलभूत समस्या को इस अधिनियम ने जन्म दिया, तो आप लिखेंगे 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जब मुस्लिम समुदाय को सीटें आरक्षित की गई, तो 1909 में मुस्लिम समुदाय और ज्यादा सीटों की मांग करने लगा और 1935 में ये सीटों की संख्या और अधिक बढ़ गई। यहां तक कि 1937 के बाद भारत में सांप्रदायिकता ने मूल समस्या के रूप में जन्म ले लिया, जिसकी अंतिम परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई। अतः स्पष्ट है कि 1909 के सुधारों ने भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर एक मूलभूत समस्या अर्थात सांप्रदायिकता की समस्या और विवाद का आधार, अर्थात जब एक अल्पसंख्यक समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें दी गई, तो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी इसका मांग करने लगे। ये इसका कंप्लीट उत्तर होगा। तो दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास में यहीं तक। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन चलेंगे हम क्रमबद्ध तरीके से। चीजों को एक एक चीज को मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से याद कराऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।